अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो तालीम और कारोबार। नाज़रीन, वैसे तो हम अपने हर प्रोग्राम में हमेशा किसी एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक के थ्रू हमें पता लगता है कि हम किन किन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं। इसके साथ साथ हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, ये बात उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि उन्होंने इतना डाइवर्स फील्ड के अंदर काम किया माशाल्लाह। उनकी उनकी उनका प्रोफेशनल करियर देखें आप, उनका पर्सनली उनकी अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर नाज़रीन हम मिलते हैं अहमद मंजूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम माधवी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप लोगों ने मुझे इस चीज़ की इस काबिल समझा कि आप लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए डिस्कशन को स्टार्ट कहाँ से करूँ। लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। अगर मैं देखूँ, ट्रेनर आप हैं, एजुकेशनिस्ट आप हैं, रिसर्चर आप हैं, कंसल्टेंट आप हैं, आइडियलिस्ट आप हैं, फ्यूचरिस्ट आप हैं और भी काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो सर, ये इतनी कम एज कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस एक स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर माशाल्लाह आपका सर ये इतना एनरिच जो प्रोफाइल है, सर ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का ख्याल आया कैसे? एक्चुअली शायद मैंने जो जॉब है वो जल्दी स्टार्ट कर दी थी, यानी कि आई वाज जब मैं 20 साल का था तो मैंने पहली जॉब स्टार्ट की और देन वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ जिसने रुकने का नाम नहीं लिया। और मेरी एक आदत शुरू से बहुत अच्छी है कि मैं टाइम मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। ये यानी कि वल्लाहु आलम पेरेंट्स ने या मेंटोर्स ने या जहाँ से भी ये आदत मुझे पड़ी है, तो वो ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरी बड़ी अच्छी है। तो उसी लिहाज से फिर मुझे पता है कि मैंने कब क्या करना है। यानी कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना आपसे, तो मैं इवन 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लेता हूँ बीच में से। तो वो लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात होती है कि यार वो भी निकाल लेते हैं। मैं रात को 1 घंटा किताब भी पढ़ता हूँ, ठीक, काम भी करता हूँ। तो मुझे पता है कि एक्चुअली जो मेरी ज़िंदगी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनको ज़्यादा टाइम देता हूँ और मैं टास्क मैनेजमेंट उस हिसाब से कर देता हूँ। तो वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आती है ना, जो हमें नॉर्मली एजुकेशन उसमें नहीं सिखाई जा रही होती कि जी अगर 10 टास्क हैं किसी बंदे के पास, हम बाय नेचुरल क्या करते हैं, हम उनसे जो सबसे लंबे टास्क होते हैं सबसे पहले हम उनको करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। मैं पहले 8 टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ जो छोटे छोटे होते हैं, 2 टास्क को बड़ा लंबा टाइम काम करने के लिए। तो ये मेरी मेथोडोलॉजी है जी इस पूरी चीज़ के पीछे। सर, आपने अभी मेंटोरशिप की बात की, इससे एक सवाल ज़हन में आता है सर, आपकी लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में मेंटोरशिप का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। ओके। यानी आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना, हमेशा बेस्ट नहीं मान सकते किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं कहूँ कि जी मैं अगर जैसे आजकल मैं ब्लॉकचेन पे बात करता हूँ तो मैं समझूँ कि मुझे सारा कुछ आता है, नहीं। मैं सारी दुनिया को ऑलरेडी बता देता हूँ कि नहीं जी मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। मैं तो आर्किटेक्ट हूँ और मैं शुरू से आर्किटेक्ट का काम कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे बात करना शुरू नहीं, मुझे तो प्रोग्रामिंग भी आती है, मैं तो पता नहीं कोई जिन्ना आदमी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि उससे मेरी चीज़ें डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेंटोर आपको वो जो चीज़ें होती हैं ना, उनको कहाँ कहाँ पे आप कम हैं। यानी आप देखें, आप वही एक्सरसाइज की अगर बात करें, आप एक्सरसाइज करने जाएँ ना तो आप खुद ही वेट वूट उठा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको कोई कोच मिल जाए तो वो आपको प्रॉपर डाइट पे लगाएगा, आपको बताएगा आपने कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना आपने उसमें मसल पुट ऑन करना है, आपने क्या चीज़ कौन सा सप्लीमेंट लेना है, तब आपकी बात उस तरीके से बनती है। तो मेंटोर आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी रिक्वायर्ड है। ट्रू। यानी कि सर, मैं आपकी बात को अगर सम अप करूं कि जो आपकी ज़िंदगी में कोचेस होते हैं या मेंटोर्स होते हैं, ये आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए उनके पास वो नॉलेज होता है अपनी फील्ड का जो आपके पास अगले 10 साल बाद आना है। ट्रू। तो वो आपको पहले बता देते हैं यार इसको अगर ऐसे करूँगा टाइम से। देखिए एक कंसल्टेंट होता है ना, कंसल्टेंट सबसे महंगी फील्ड है। यस सर। क्यों? क्योंकि उसने वो जो पिछले 20 साल उसने जो रगड़ा खाया होगा ना, वो किसी नए बंदे के पास नहीं है। वो आपको वो जो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि ये 2 मिनट के अंदर की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होनी है, आपको करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो उसके पीछे वो 2 मिनट के पीछे 20 साल की मेहनत है।
True, sir. नॉर्मली हमारे यहाँ लोग इस चीज पे जो है ना इस चीज को समझ नहीं पा रहे होते बहुत आराम से जरा सा। True, sir. सर पिछले काफ़ी अरसे से एक बात नोटिस में आ रही है कि हमारी जब इंडस्ट्रीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब ये अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की, तो सर फ्रेश ग्रेजुएट्स जब अप्लाई करते हैं और जब उनकी हायरिंग नहीं होती तो उनको 3 किस्म के सर लेबल मिलते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस माई नॉलेज। एक तो उनको कह दिया जाता है जब उनकी हायरिंग नहीं होती आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड लेवल सर उनको मिलता है कि आपके पास जो है ना जिसे कहें कि डिग्रीज जो हैं वो हमारी रेलेवेंट फील्ड की नहीं है, अगर सम टाइम कुछ ऐसा हो भी जाता है। और तीसरा सर उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस लेवल की नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि उसको ये भी गाइड जिसे कहेंगे कम्युनिकेट किया जाता है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सिर्फ एक हाई अचीवर्स जो होते हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में निकल जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं सर वो पहले 3-4 साल जो है ना पहले रगड़ा खाते हैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस में, फिर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो सर आपके ख्याल में क्या ये पेरेंट्स का कसूर है कि ऐसी तरबियत नहीं इनको दी जा रही, या फिर हमारी जो एजुकेशन साइड है वो मनी मेकिंग मशीन्स बन गई हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग एजुकेशन नॉलेज, ये तमाम चीज़ें, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की सर रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो गई हैं जो कि वो बच्चे मीट नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू विल एंजॉय दैट होपफुली। एक ओवर क्वालिफाइड का ठप्पा भी लगता है आपके ऊपर। ट्रू सर, ठीक है सर, वो जैसे माजरत के साथ वो तब लगता है जब आपको जॉब ना देनी हो। यस, तो वो ओवर क्वालिफाइड का ठप्पा मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा ठप्पा लगा, इसलिए मैंने इस चीज को ऐड किया। जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें उसमें होता ये है कि हम लोगों ने एक चीज बना दी है हुआ जिसको कहते हैं इंटर्नशिप। जी। अब वो इंटर्नशिप में ना बच्चा सीरियस होता है, ना कंपनी सीरियस होती है, ना एजुकेशन में जो आपका इंस्टीट्यूट है वो सीरियस होता है। उन्होंने डिग्री के लिए इसको किया हुआ, बच्चा इसको डिग्री कंप्लीट करे। अब कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे चाचे मामे की कंपनी है, मैं उससे इंटर्नशिप का लेटर ले आऊंगा, उसका एक्सपीरियंस तो है कोई नहीं, और वो इंटर्नशिप की भी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इंटर्नशिप को थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट कर दें ना कि जॉब एक्सपीरियंस है आपका, पैसे ना दें लेकिन जॉब लेटर दे दें, ये पढ़ाई के साथ साथ हो जाए अगर, तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कि वो अगर जो 1 साल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा है बंदा, साथ ही उसको ये कह दिया जाए कि आए जी आपको ये जो अब लेटर मिलेगा ना, ये जॉब का लेटर होगा, सैलरी हम आपको नहीं दे रहे, इंटर्नशिप है लेकिन दैट इज इक्वल टू जॉब। अब उनको आप जॉब का लेटर दे रहे हैं, तो वो जो फाइनल ईयर इवन उसने प्रोजेक्ट किया ना वो भी सीरियसली करेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करेगा उसको, जब उसको पता होगा आगे चल के इसने मार्केट में जाना। यानी पूरा प्रोजेक्ट अगर मार्केट में जाके आप उसको मार्केट कर रहे होंगे तो आप खुद सोचें कि वो बंदा उसको कितने अच्छे तरीके से बनाएगा कि जी मैंने इसके ऊपर कंपनी खड़ी करनी है, कल को कोई कंपनी मेरे से बाय कर ले। अभी क्या होता है, इधर गए उसका प्रोजेक्ट पकड़ा, वो जी कॉपी पेस्ट आ गए, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट जो चलता जाता है ना वो, यानी मैंने पिछले दिन एक प्रोजेक्ट देखा जो मैंने पता नहीं 99 में किया, वो किसी मैं यूनिवर्सिटी में एज ए गया, जैसे गेस्ट स्पीकर बुलाया और वहाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिखाया, तो मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं देखा और मैंने तो मुझे याद आया यार ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं क्या आज तक लोग बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम थोड़ी सी, हमें टर्मिनोलॉजी चेंज करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम वो जो टर्मिनोलॉजी है ना जो यूएस चला रहा है या जी वो उनको यूज भी उस तरीके से कर रहा है, हम उनकी कॉपी के पीछे लगे हैं। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक बात कही और मुझे बड़ी पसंद आई बात है, वो ये थी कि हमें किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत है, व्हाई नॉट हम अपनी एक पहचान बनाएं। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल का है या वो उसको नहीं वो कर रहा, तो व्हाई नॉट हम उसको और अपने तरीके से उसको मोल्ड कर रहे हैं उस पूरी चीज को। क्योंकि इंटर्नशिप में भाई जो बात मैंने भी की ना तो उसको बच्चे सीरियस ले रहे होते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें इसकी रिकग्निशन ही नहीं मिलनी, ना कंपनी उसको कंपनी जाओ जी फोटोकॉपी कर दो, जाओ ये कर दो। इंटर्नशिप में और क्या हो रहा होता है, ऐसे ही है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर हम उसको जॉब कहते हैं कि वो जो आखिरी साल बच्चा लगा रहा है FYP के लिए और उसको कन्वर्ट कर दिया जॉब में, तो जब बच्चा निकलेगा उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। ट्रू सर। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द मेथोडोलॉजी जिसको यूज किया जा सकता है चीज के लिए। चलें, थैंक यू सर। सर आपने आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में ना आपने सर्व किया है। लाइक अगर मैं नाम लूँ तो आपने IC3 में काम किया है, PITV में काम किया है, PTCL में काम किया और भी मैनी मोर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सर आपके ख्याल में क्या हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आईटी की इतनी जॉब्स हैं जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आईटी स्टूडेंट्स की प्रोडक्शन हो रही है?
अच्छा, ये किसी भी सेक्टर में नहीं है। यानी आप हमारे यहाँ ना एक वही फिर अगेन एजुकेशन सिस्टम का वो प्रॉब्लम आ जाता है, भेड़ चाल वाला बहुत सिलसिला। यानी अगर आप ये कहें ना कि जी एक बच्चा एमबीए कर रहा है और वो अभी जॉब उसको बड़ी अच्छी मिल गई है, उसके सारे कजन एमबीए शुरू कर रहे हैं। ट्रू सर। अब उसके पीछे लोग ये नहीं सोचते कि जॉब अभी मिली है, 2 साल बाद नहीं होगी। ऐसा ही एग्जैक्टली। यानी हम लोग इसी को बिल्कुल नहीं सोचते। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना इस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन जेब में है, क्या पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए गवर्नमेंट को इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि मार्केट में जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि अभी जो आपके मुताबिक जो अभी सामने जो एक चीज़ नज़र आ रही है हमें, वो ये है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और जॉब्स कम है। इस पे गवर्नमेंट की क्या एक पॉलिसी, जैसे अभी आपने मेरे एक ना वर्ड लिया, दैट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्ट का काम ये होता है वो अगले 10 साल की प्लानिंग बताता है लोगों को। वो बताता है अगले 10 साल में क्या होने वाला है। जैसे मैं आज दुनिया को कहूँ ना कि जी हवा वाली गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, वो ये काम करेंगी, इस तरह करेंगी, तो लोग कहते हैं यार हमारा। अब मुझे याद है बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी जिन लोगों ने देखी हुई है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट सब कुछ आया, होलोग्राम, वीडियो कॉल, हम सब कर रहे हैं आजकल। वो गाड़ी आ गई, वो गाड़ी भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो सारी चीजें चल रही हैं। सर तो हमें अगर हम बच्चे आने वाले दौर के लिए तैयार करें कि 4 साल बाद, क्योंकि हमारी रिसर्च उस लेवल पे नहीं है, हम ये सोचें कि हम एक नई डिग्री निकालते हैं। जैसे मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, ब्लॉकचेन लोगों को अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, मास्टर है क्रिप्टोकरेंसी के। मैं क्रिप्टोकरेंसी वाला बंदा ही नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि ना तो जी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी इज कह लें 10% भी नहीं है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन इसके अलावा अगर हम ब्लॉकचेन की डिग्री निकाल दें और लोगों को तैयार करें आगे 10 साल बाद जो कुछ होना है उसके लिए, तो आप सोचें अगले 10 साल बाद जितने लोग ग्रेजुएट होंगे या 4 साल बाद जितने लोग ग्रेजुएट होंगे, उनके पास तब के मुताबिक चीज होगी। अभी एमबीए, यानी मैं देख रहा था जो सी की शायद हमने कंप्यूटर साइंस में किताब पढ़ी थी, आज भी पढ़ाई जाती है। तो जैसे बच्चों को माउस, ये लोग स्पीची उसकी तरफ जा रहे हैं। यानी पिछले दिनों मैं एक टीवी चैनल पे गया हुआ था, वहां पे उनका टॉपिक ये था कि जी लोग लिखने की बजाय यानी टाइप करने में या वॉइस पे बात करने में, तो उससे उनकी जो लिखाई है वो खराब तो नहीं हो रही, इस तरह की बात। तो लेकिन जो लिखना पसंद करते हैं वो लिखना पसंद करते हैं। तो हम उन लोगों को आगे की चीज क्यों नहीं बताते? बिकॉज हम खुद रिसर्च नहीं करना चाहते। हमने जो मार्केट में सबसे ज्यादा चीज इन्वॉल्व, जैसे एमबीए अगर लोग सबसे ज्यादा करना शुरू करते हैं, मैं एमबीए की डिग्री को नए नाम देके मैं एमबीए की डिग्री लेता हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझे पता लग जाए कि जी अगले 4 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है। जैसे अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत बूम आने वाला है, लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीजें क्यों नहीं करते? आज से 5 साल पहले लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग में काम क्यों नहीं शुरू किया? बात फॉलो कर रहे हैं? तो अब एआई की डिग्री क्यों नहीं? यानी अगर आप दुबई देखें, कतर देखें, वहां पे एआई की मिनिस्ट्रीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे। यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये बात। तो सर ये बताएं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है या फिर एचईसी की हमारे इस लेवल की स्कॉलरशिप्स दें, या हम जैसे आपने एआई का नाम दिया और जैसे अभी आपने रोबोटिक्स आ गई, एक नई फील्ड आ रही है आजकल, ठीक है, इनके रिसोर्सेज प्रोवाइड करें या इन फील्ड्स के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें कि हमारे यंगस्टर जाके ये डिग्रीज करें, वापस कंट्री में आके सर्व करें। मजे की बात ये है, हमें ना ये एचईसी की जिम्मेदारी है, ना ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, ना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ये एज ए कम्युनिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। ट्रू। क्योंकि हमारे अंदर एज ए कम्युनिटी अडेप्टेबिलिटी नहीं है। ट्रू। अब हम अडेप्ट करना नहीं चाहते एक चीज को। मैं अगर आज कहूँ लोगों को कि जी मैं कोई ये नई प्रोडक्ट लेके आया हूँ, यानी चले आप इसकी एक और मिसाल ले लें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि हमें कोई बच्चा आगे कहता है ना मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, कितने लोग खड़े होकर कहते हैं कि ओके यार वेरी गुड, आप ऐसा काम कर रहे हो, सारे दिन नहीं जाके जॉब ढूंढो, सरकारी नौकरी ढूंढ लो यार, वो सीएस का एग्जाम होता है वो दे लो जाके, सुकून है, वहां सुकून आए। आज भी हम उसी, आज से जो 50 साल पहले जो हमारी सोच थी ना, 30 साल पहले अगर चले जाए, वहां पर हम लोग फंसे हैं। एक बड़ी मजे की चीज होती है, हम लोग ना किसी मोमेंट में फंस जाते हैं। शायद आपको मैं जो आप शायद थोड़ी बात थोड़ी डी ट्रैक में समझाने के लिए मिसाल जरूरी है, वो ये कि हम लोग ना एक मोमेंट में फंस जाते हैं कभी कभार। जैसे सपोज करें आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, एक बंदा आया, उसने आपको क्या कहते हैं वो ओवर किया और जी तेजी से आगे निकल गया। आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं इस चक्कर में कि मैंने उसको अब दोबारा मिलेगा ना, तो मैं आपको ना गाड़ी का नंबर याद है,
ना आपको उसकी बंदे की शक्ल याद, इवन आपको गाड़ी का कलर भी नहीं याद, गाड़ी का मॉडल भी नहीं याद, लेकिन आप अपना पूरा दिन घर में आकर लड़ाई कर रहे हैं, दफ्तर जाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग वो लोग हैं जो मोमेंट्स में फंसे हैं। वो चीज तब हुआ था, मैं नहीं कर सका, मेरा बच्चा करेगा। मैं ये काम नहीं कर सका, मैं आर्मी में नहीं जा सका, मेरा बच्चा जाएगा। आप अपने बच्चे को देखें तो सही, जाने में काबिल भी है कि नहीं, यानी वो उतनी सख्त ट्रेनिंग लेने के काबिल भी है कि नहीं। अब हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इसी किस्म के, यानी आप कहें 95% आबादी हमारी है जी, मैं नहीं कर सका तो मेरा बच्चा करेगा। मैं ये काम, मेरा ख्याल है कि हमें उन मोमेंट से निकल आना चाहिए। एटलीस्ट जो अब हमारी जनरेशन है ना, वो मुझे नजर आता है कि वो चेंज की तरफ जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तरफ जाती है, प्रेशराइज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना उस पॉइंट से निकलने की जरूरत है। अगर हम, क्योंकि मेरा तो एक सिंपल बात है, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझसे कभी पूछते हैं, यानी पिछले दिन एक और इंटरव्यू हुआ तो वहां पे मैंने कहा पाकिस्तान को 2050 में कैसा देखते हैं, तो कहता हूँ मैं, मेरा तो सिंपल एक वर्ड है, मैं सुपर पावर देखता हूँ पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि आज अगर हम कोविड से पहले की बात करें, 3-4 साल पहले की कोविड से, तो सर पिछले 4 से 5 सालों में मार्केट के अंदर इतने ट्रेनर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं कि मैं मास्टर और अगर ग्रेजुएट की बात ना करूं, जिसे हम कहना कि सूडो ट्रेनर्स के, जो कि एक्चुअल कुछ और है, बज़ाहिर कुछ और है, ठीक है। एक जो मैं बात कर रहा था मास्टर की और ग्रेजुएशन की मैं बात ना करूं, एक इंटर का बच्चा इंटर करता है, इंटर करके वो दाखिला ले लेता है ट्रेनर्स के नाम से प्रोग्राम, ठीक हो गया सर। अब उस बच्चे ने वो प्रोग्राम भी बड़ा सक्सेसफुल, क्योंकि उसने पैसे पे किए, उसको अपना सर्टिफिकेट देना ही देना है, चाहे वो उसका एग्जाम हो या कुछ भी हो। अब वो 1 महीने का ये पूरा प्रोग्राम लेके उसको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और वो सर मास्टर ट्रेनर का उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो मास्टर ट्रेनर वो फेसबुक हो गया, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम के साथ ट्रेनर लगा देता है। सर आप हो गई, या मैं बाकी ट्रेनर्स की यहाँ पे बात करूँ, आप लोगों ने एक जिसे कहें कि इस फील्ड में, इसको कहते हैं ना रगड़ा खाया, एक्चुअली अपनी लाइफ स्पेंड की है, टाइम दिया है, एनर्जी दी है आप लोगों ने। तो सर क्या ये जितने भी ट्रेनर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि इन बच्चों को ये मोटिवेशन के, रॉन्ग मोटिवेशन के इंजेक्शंस लगाना, क्या सर ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं, बिकॉज देखें हम लोग को ना वही बात, एजुकेशन सिस्टम की बात है, हमें क्वेश्चन करने की आदत ही नहीं। हमें अगर एक बंदा आके ये कहता है ना, मैं $1 लेके अमेरिका गया था जी, आज मेरी $1 मिलियन की हुआ, बिल्कुल मेरा पहला क्वेश्चन उस बंदे से पता क्या बनता है, आप अमेरिका गए कैसे थे? ट्रू, $1 लेके तो गए था, अमेरिका गए कैसे थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी तरह जो आप कह रहे हैं ना इंजेक्शन लगा के, अब वो बच्चा आके अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकिंग दे रहा है, तो मेरा ख्याल हमारा पहला सवाल है यार आपकी अचीवमेंट क्या है? ये जो आप मुझे वाकया सुना रहे हैं इशफाक अहमद सर की किताब से, ये जो वाकया सुना रहे हैं वाजिब अली वाजिद सर की किताब से, ये जो वाकया आप मुझे सुना रहे हैं यहाँ, यार ये तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। एग्जैक्ट, आपकी अचीवमेंट क्या है? एग्जैक्ट, हम लोग वो क्वेश्चन नहीं करते, हम हमारे सामने ना लोग आ जाते हैं और हम उनको एकदम सेलिब्रिटी बना देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये बहुत बड़ा, ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क है। और पिछले 4 साल में इतने ट्रेनर्स आ गए कि जितने पिछले 40 साल में नहीं आए सर, माजरत के साथ, बट दिस इज द रियलिटी। सर मैं इसीलिए अपने आप को कहता हूं कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर जी, मैं बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूं जी, आई एम फ्यूचरिस्ट, आई एम आइडियलिस्ट, और जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे जाके चेंज होगी। सर पिछले कई सालों से इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप आपको नजर आ रहा है, और कोविड की वजह से हमारी एजुकेशन जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है, और उस वजह से जिसे कहें कि ये लिंकेज, तो अभी मुझे इसको दोबारा से इस गैप को अगर हम ब्रिज भी करें तो अगले 4-5 सालों तक मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ एंड ऑन, कभी आपकी एजुकेशन ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, हमें ये चीज सामने नजर आ रही है। तो सर बीइंग ए प्रोफेशनल, आप इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, या आप ऐसे कोई इक़दाम कर रहे हैं अपने लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, कि इंडस्ट्री साइड से कुछ लोग उठे या यूनिवर्सिटी एजुकेशन साइड से कुछ लोग उठे जो इस गैप को फिल कर सकें? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आई एंटायरली जो आपने बात की है, मैं तो ऐसे थोड़ा सा अगेंस्ट पूरे लेवल पे। द रीजन, हमने टेक्नोलॉजी को जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंटली यूज ही नहीं किया। यस सर, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैं उस दौर में ट्रेनिंग देता था, वो भी इंटरनेशनल, जब लोगों को पता भी नहीं था इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैसे ली जाती है।
ठीक है, CCIE और सिस्को की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर मैं एक थोड़ा सा चीज को चेंज करता हूँ पूरे सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए एज ए टेक्नोलॉजिस्ट की नजर से, कि सबसे पहला हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, अब क्या करें जी, वेब पोर्टल किसी का नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अगर तब कोई सर्विस प्रोवाइडर उठता और कहता कि मैं आपको एक टैबलेट दे रहा हूँ, देखें बच्चों की फीसें ऑलरेडी बहुत ज्यादा जाती हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज उठती या कोई इनोवेटिव आइडिया आ जाता जो मैं आपको देने लगा जिसको आप लाने का कोई फायदा नहीं है बाय द वे, लेकिन ओके ठीक है, स्टिल आप एक टैबलेट बच्चों को दे देते विद 4G सिम, इंटरनेट पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, हाँ कई जगहों पे नहीं है, उसका हम सोचते हैं कि उसका क्या करना है, बताता हूँ उसका। अब आपने उनको 4G के टैबलेट्स दे दिए उसी फीस में, जो कि सर्विस प्रोवाइडर से लीज पे लिए हुए आपने, आप उनको मत, अब बिजनेस किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी क्रिएट हो रहा है, बिजनेस इनका भी इफेक्ट नहीं हो रहा, कॉलेजेस का एजुकेशन का बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा। अब आप उनको पढ़ा रहे हैं और सारा सिलसिला थ्रू आउट उसी तरीके से जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है टीचर्स के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जॉब से भी। अगर आप टीचर्स को ये काम दे दें कि जी आपने 2 घंटे मुझे देने हैं दिन में, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ाते होंगे, 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम, एक लेक्चर मैं अगर हाइपोथेटिकली बात करूं, कि स्कूल की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा या 1 घंटे का एक लेक्चर होगा, मुझे नहीं पता, आप ज्यादा बेहतर बताते हैं कितनी देर का होता है, मैक्सिमम 3 घंटे का होता है। तो वो खैर वो तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन चले आपने 3 घंटे एक दिन में देने हैं एक यूनिवर्सिटी को, आपको यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है आप यहाँ पे भी पढ़ाएं, उसके अलावा आप जहाँ पे दिल करता है पढ़ा दें, हम आपको पर आवर के हिसाब से पैसे देना शुरू कर देंगे। अभी आपको जो सैलरी मिल रही है सपोज करें 50,000 या 100K मिल रही है, आप एक ही दिन में 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दें, पर आवर के हिसाब से पैसा लेना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है कि वो आपकी इकोनॉमी बढ़ नहीं जाएगी सैलरी के बहुत। सर यही तो मसला है, एक टीचर दूसरी जगह पे जाए तो उसको पहली जगह से निकाल दिया जाता है। एक डायलेमा है, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, देखें एक इंडस्ट्री में एक चेंज हुई इस तरह की। वो क्या चेंज थी, लोगों ने कहा कि जी हम आपको कहते हैं आप वर्क फ्रॉम होम करें, आपने 5 घंटे में देने, उसके बाद आप फ्री है, जो दिल करता करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने वैसे अपनी YouTube के चैनल्स बना लिए और सारा कुछ उन्होंने वो 5 घंटे निकाल के जो उनको सैलरी आ रही है उसके अलावा उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया। अब उनकी पे बढ़ी के कम हुई, बढ़ गई ना, बढ़ गई। तो वो हमने टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली यूज किया, हम सिर्फ एक बेंच में पड़े रहे कि जी वो ये तो स्कूल बंद हो जाएंगे, वो जी ये तो मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि हम लोग पता क्या सोच रहे थे, मेरा नुकसान हो गया। कम्युनिटी वाइज क्या हुआ, हम किस तरीके से मिलकर फायदा उठा सकते हैं इसकी तरफ किसी ने सोचा। यानी मैंने ना एक सर्विस प्रोवाइडर को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने वहां पे बात की, मैं कहा दैट वाज अ गोल्ड माइन एट दैट डे कि जी आप सिर्फ सोचते कि आपको लीज से, यानी एक स्कूल में 2,000 स्टूडेंट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें 20-25,000 स्टूडेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी जॉब वाली उसकी बात कर लें कब तकरीबन कोई 45,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं वहां पे। वहां पे एक टैब दिया जाए उनको और लीज पे सर्विस प्रोवाइडर से लेके दे दिया जाए, और उसी चक्कर में लोग, अब जहां पे इंटरनेट नहीं है वहां पे लोग कोशिश करेंगे कि उनको इंटरनेट भी पहुंचे, सारा कुछ हो, तो मेरा ख्याल है कोई भी इंडस्ट्री डाउन नहीं जाएगी। और जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं ना तो आपकी एक्सेस बढ़ जाती है। यानी अभी जो लोग दुबई में बैठे हैं उनको अपने बच्चों को इंडियन स्कूल में भेजना पड़ता है, दुबई के स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में, यानी आप सोचे वहां पे वो $200 पर मंथ फीस दे रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, आप उनको कहते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, $50 फीस लेता हूँ मैं आपसे, आपका नहीं पड़ेगा, वहां का स्टूडेंट सर आपका बताना शुरू हो जाए। ऐसे ही सिर्फ फर्क ये है कि वो जो चीज मैं शुरू में बात कर रहा था, इनोवेशन नहीं सिखाई गई है हमें, ये मैं उस दिन से सोचता हूँ ये किसी ने आइडिया सोचा ही नहीं आज तक। मैं हमेशा, मैं आज भी वो मैं बता रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर को दे रहा था एक जो है ना ट्रेनिंग दे रहा, तो वहां पे मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा अगर आप ये काम कर लेते ना तो मेरा ख्याल है कि आप एंजॉय कर, जैसे जूम ने पैसे बनाए आपने, यानी जूम ने पिछले शुरू के पेंडेमिक के 3 महीने में अपने 6 साल से ज्यादा पैसे बनाए। तो दिस इज इनोवेशन। रिसर्च की रिपोर्ट अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि जूम की जो रेवेन्यू है विद इन 6 मंथ्स जितने उसने 6 साल में नहीं किए इज इक्वल टू टॉप 7 एयरलाइंस। तो उसका ग्राफ देखें, वो देखें ना, वो एक इनोवेशन थी ना। यानी मैं आपसे यहाँ पे बड़ा मजे का जो है ना किस्सा शेयर करता हूँ। मैं एक जगह पे जॉब करता था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, जगह पे जॉब करता था, तो वहां पे ना एक सिस्टम लगा हुआ टेलीप्रेजेंस का, जिसमें आप स्क्रीन के ऊपर बैठ के तो सामने से मीटिंग करते हैं, तो वो एक दूसरे ऑफिस में, यहाँ से वो लोग ट्रेवल करके जाते थे, जिस दिन वीक में एक दफा मीटिंग होती थी तो दूसरे ऑफिस में जाते थे। तो मैंने वहां पर सबको प्रपोज किया
कि यार ये काम तो हम अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, क्यों आप जाते भी हैं वापस आते हैं, इतना पैसा भी लगाते हैं, पेट्रोल लगता है, एनर्जी लगती है, ठीक है, और वहां पे भी आप जाते हैं, वहां पे 2 घंटे भी, यहाँ पे आप अपने ऑफिस में बैठ के क्यों नहीं कर लेते? नहीं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा मैंने उनको सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, यानी कि वो हो गया, वो जी उस पर बकायदा कंप्लेन हो गई, हमें ये कहता है कि उधर ना जाओ, ये ऐसे काम करो, देखो जी ऐसे तो इंटरनेट का तो भाई हम इंटरनेट वाली कंपनी है, इंटरनेट पर जग कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? अच्छा पिछले दिनों उन साहब से मेरी दोबारा बात हुई जिन्होंने ये कंप्लेन की, मैंने कहा सर फिर मुलाकात करें, नहीं यार जूम पे बात करते हैं, जूम पे कर लेते मैं कहा सर ये मैं आपको आज 5 साल पहले सिखाना चाह रहा था। सर ऐसे ही है सर, एक रिपोर्ट में पढ़ा था, पब्लिश हुई है 16 फरवरी 2021 को, उसके अंदर मेंशन है कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है 96 बिलियन पे है और अब तक तो वो माशाल्लाह 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। और सर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेंचर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों के पर्सनल, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम देखें उसमें इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं देखने में आई इन स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैंडेमिक के दौरान। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या ऐसे स्टार्टअप के लिए, जो कि अब देखें कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए और क्या किस लेवल तक सपोर्ट करना चाहिए, या इन लोगों को वो रिसोर्सेज देने चाहिए जिस वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और हमारे डेट्स की जो शरह है सर वो कम हो जाएगी? देखें गवर्नमेंट जितना कर सकती है ना आई थिंक उतना कर रही है, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर रही, ठीक है, हाँ एक्चुअली कुछ गलतियां पहले हुई हैं, यानी पहले किसी ने इस इंडस्ट्री पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो अब ये जो गवर्नमेंट है एटलीस्ट फील होता है कि चले कुछ तो कर रही है। तो अब अगर आप वो मैं वही बात की ना कि एक्चुअली हमें एज ए कम्युनिटी भी ऊपर जाना है। अगर हम यही सोचते हैं ना, जैसे मेरे पास ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बच्चे आते हैं कई दफा और आके मुझे कहते हैं सर 1 साल हो गया सर हमने कोर्स किया सर जॉब नहीं मिल रही, सर कहीं से हमें फ्रीलांसिंग का, मैं कहता हूँ यार जॉब की क्या जरूरत है, तुम अपने घर में तुम्हारे फैन लगा हुआ है उसको क्यों नहीं ऑटोमेट कर लेते, अपने घर के कम से कम अपने घर की बिजली भी आनी शुरू कर दो। एक्चुअली हमारे यहाँ ना देखें कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो वैल्यू एडेड होती है, हमारे यहाँ मसला ये है हमने वैल्यू एडेड का मतलब समझ लिया मनी एडेड। वैल्यू एडेड कुछ भी हो सकती है, यानी आप अगर पैसे बचा रहे, जैसे पेंडेमिक में वैल्यू एडेड क्या थी, यानी पहले मैं PAIC में जो प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम था उसमें पढ़ाने के लिए जाता था इस्लामाबाद, तो मेरे 3 घंटे जाने के लगे, 4 घंटे वापस आने के लगे, ठीक 8 घंटे, 2 घंटे वहाँ पे आप ट्रैवल का लगा लेंगे, 10 घंटे, तो टेक्निकली मेरे 10 घंटे का सफर होता है, लेक्चर मैंने 3 घंटे का देना है, तो 3 घंटे के लेक्चर देने के लिए टोटल मान गए मेरे तकरीबन 13 घंटे, ठीक। अब उसके अंदर कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी की ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेरी गाड़ी की वो भी है क्या कहते हैं ऑयल लग रहा है, ठीक है, एनर्जी सारा कुछ हो रहा है, मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा हूँ, खुद जल्दी उठ रहा हूँ, व्हाटएवर सारा मेरी अपनी एनर्जी भी लग रही है, वो सारी एनर्जी बचनी शुरू हो गई, तो दैट इज द वैल्यू एडेड। वो जो 15,000 रुपए का मैं पेट्रोल लगा के जा रहा था वो अब नहीं लग रहा, वो 15,000 मुझे बच रहा है। तो हम लोग ना उनको सोचते नहीं। अच्छा मेरा दिमाग इसकी तरफ कैसे गया, एक्चुअली ना हम लोग ये बड़ा मजे का किस्सा जो मैं बताने लगा कि ग्रोसरी करने जा रहे थे, तो मैं नॉर्मली गाड़ी में बैठा रहता था, बिकॉज कॉल करनी ये वो, तो वाइफ जाके कर लेती थी ग्रोसरी। तो एक दिन ना हमने सोचा कि हम ना किसी ऐसी जगह से कर लेते जहाँ पे सारा कुछ हो, ठीक है, वहीं से कर लेते, मैं भी उधर ग्रोसरी कर लेंगे, मैं तो बात में नहीं, वहाँ पे ना 5 रुपए चीजें सस्ती होती हैं। मैंने कहा मैं गाड़ी खड़ी रखता हूँ, गाड़ी का कोई 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता, ये कहाँ की हुआ, क्योंकि वो हमें कॉस्ट नजर नहीं आ रही है। तो जो वैल्यू एडिशन होती है ना, वैल्यू इज नॉट ओनली मनी, देयर आर अ लॉट अदर थिंग्स। जैसे आपने कॉलेजेस की बात की, उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, उनको रेंट नहीं देना पड़ रहा, उनकी गैस जो अगर वो जनरेटर लगाते हैं तो वो चीजें नहीं पहुंची, कॉस्ट नहीं लगी। तो द थिंग इज कि गवर्नमेंट अपनी जगह पे पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता देखें, अगर वो यकदम इंप्लीमेंट करते तब भी लोग कहेंगे यार क्या कर दिया, मसला पड़ गया सारे का सारा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे कदमों से चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसको चलते रहना चाहिए। हाँ वो कुछ जो होता है ना, जो कहते हैं कि नहीं जी हमने अडैप्ट ही नहीं करना जी, जैसे हम मतलब बहुत सारे लोग मास्क ही नहीं पहनना, बस नहीं पहना हुआ यार, जरूरत है क्यों नहीं पहनते, तो हमें यानी उनका साथ जरूर देना चाहिए।
हाँ जहाँ पे गलत पॉलिसी बनाए आप बात जरूर करें, लेकिन जो वो बना रहे हैं एटलीस्ट उनको एक दफा पढ़े तो सही। हम में से कितने लोग हैं, मेरे मजे की बात है, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आइन भी पढ़ा हुआ है आज तक, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाली, हम में से कितने लोगों ने पढ़ा वो बात, यानी मैं क्या कह सकता हूँ इस बात से। सर आप माशाल्लाह टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, तो हमारे कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई सजेशंस आपकी? सजेशन सिंपल है जी, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको जैसे भी आपने भी बात की ना कि जी वो इंजेक्शन लगा के ना स्टीराइड के, बेसिकली आप बॉडी तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है ना नुकसान बहुत है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर चैनल ऊपर नहीं आए हुए ना तो वहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे इसकी मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने सारी जिंदगी नौकरी ही मैनेजर किया ना, उसको नीचे वाले लोगों की प्रॉब्लम्स का नहीं पता। जापान के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो अगर एक बंदे ओनर भी है ना और उसने सीईओ लगना है, उसको जेनेटर का पहली जॉब दी जाती है। सीईओ के बेटे को जेनेटर की जॉब दी जाती है कि करो स्क्रैच से स्टार्ट, ताकि वो 100 दिन जो है ना अपने 300 दिन पूरे करता है और फिर वो सीईओ की सीट, ताकि उसको एक एक बंदे की प्रॉब्लम का पता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रॉब्लम और जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है ना उसको वो भी समझ में आ जाती है कि इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अंदाजा नहीं है कि जो ये आपके जो होते हैं ना जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इनको डेली वेजेस में भी पैसे मिलते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। लेकिन वो तो अपने विचार की दिखा रहे होते नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो ये वो तो पॉलिसीज आर देयर। तो इसीलिए वो जो यानी बड़ी जंप ठीक है किसी एक आध बंदे की लग भी जाती है लाख में से, लेकिन उसके पीछे भागना कि उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा जरूरी नहीं कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। थैंक यू सर। सर अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नेमत पाकिस्तान को अपना टाइम दिया और जो हमारे यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी मिले होंगे आपसे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रोग्राम के थ्रू ये आवाज़ काफ़ी लोगों तक जाएगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। हमेशा की तरह लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और आपकी इन सजेशंस के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हम अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी किसको बुलाएं जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और हम सब मिलके इस मुल्क की तरक्की में कोई ना कोई अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।